हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा विषय अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अम्ल और क्षारक में हमने विभिन्नता के बारे में जाना कि अम्ल और क्षारक में क्या कुछ विभिन्नता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होता है, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। हमने जाना अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके H+ आयन प्रदान करते हैं, क्षारक OH- आयन प्रदान करते हैं। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अक्षारक नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल फिनोल फतेलिन के रंग को रंगहीन कर देते हैं, अक्षारक में ये लाइट पिंक कलर दिखाता है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज के कलर को येलो कर देते हैं, रेड कर देते हैं, जबकि अक्षारक उसी कलर को पीला कर देते हैं, येलो कर देते हैं। ये सब हमने जाना। अब हम बात करते हैं कि अम्लों और अक्षारकों में समानताएं क्या है। अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्या होती है? क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चला कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करेंगे क्या हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी डाला है इन्होंने कि क्या सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पर बताया भी है, पीछे हमने इससे संबंधित अभिक्रिया भी की थी कि जब किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वह है लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। परंतु साथ में हमने एक अभिक्रिया और की थी कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया दी हुई थी कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वो सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पर ये अभिक्रिया मैं दिखा रहा हूँ कि जब अक्षारक की अभिक्रिया हम जिंक के साथ करवाते हैं तो वह सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। और अम्ल भी ऊपर दिखाया गया कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो मेरा मानना है कि दोनों में एक समानता है, दोनों ही हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। जब अम्ल या अक्षारक जो भी है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, इसका मतलब है कि दोनों के अंदर हाइड्रोजन विद्यमान है। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया, एक एक्टिविटी में जैसे दिखाया गया, परंतु आप देखें यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है कि एक बीकर के अंदर इन्होंने कुछ अम्ल डाला और उसमें कॉर्क डाल दिया, रबर का कॉर्क है जो कि विद्युत का कुचालक है। उसमें 2 किले लगा दिए हैं जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, और अम्ल के विलयन में डुबोते हैं तो देखते हैं कि बल्ब जल जाता है। अगर इस विलयन में अम्ल की जगह पे यदि हम ग्लूकोज या अल्कोहल डाल देते हैं तो यह विलयन विद्युत का चालन नहीं करता। इसका मतलब चालन नहीं करता, जिसके कारण से बल्ब नहीं जल पाता। इससे हमें पता चलता है कि अम्ल विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं, और ये किसके कारण से होता है? आयनों के कारण से होता है। अम्लों में धन आयन यानी कि H+ आयन तथा ऋण आयन जैसे HCl में होता है H+Cl-, HNO3 में होता है H+NO3-, CH3COH में CH3CO- और H+, H2SO4 में 2H+ और SO4 2- होता है। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय है। यहाँ पर बात नोट करने की है कि अम्ल जो है हमें H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं जब ये किसी विलयन में होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके क्रियाकलाप को दोहराइएगा और आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष में आएगा कि वो OH- आयन हमें प्रदान करते हैं। ध्यान दें, अम्ल जो है H+ आयन प्रदान करते हैं जबकि क्षारक OH- आयन प्रदान करते हैं। लेकिन बात करें हम जब धातु के साथ अभिक्रिया करवाएं तो अम्ल भी और क्षारक भी दोनों ही हाइड्रोजन गैस हमें देते हैं। नेक्स्ट, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? जलीय विलयन में अम्ल हमें H+ आयन देता है तथा क्षारक हमें OH- आयन प्रदान करता है। यह प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl, जैसे HCl है वाटर के साथ अभिक्रिया करके H3O+ Cl-, यानी कि H3O+ का मतलब है कि H2O में एक H+ और जुड़ गया है, जिसका मतलब है कि हमें अम्ल जो है वो H+ आयन प्रदान करते हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ AQ या फिर हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए। यानी कि या तो आप लिखेंगे H+ AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि H+ आयन जो है कभी भी अकेला नहीं रह सकता, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, और कंबाइंड स्टेट में वो वाटर के साथ मिलेगा। या तो आप उसको H3O पॉजिटिव राइट कर सकते हैं या फिर आप HAQ
ब्रैकेट में AQ राइट कर सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन है HCl प्लस H2O मिल करके H3O प्लस प्लस Cl माइनस बना रहे हैं। इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं उत्पाद में कि H प्लस AQ और Cl माइनस AQ में। इसी प्रकार हम देखेंगे कि अक्षारक में क्या होगा। हमने देखा कि अम्ल जल में H3O प्लस अथवा H प्लस आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि अक्षारक जल में घोलने पर क्या देते हैं। अक्षारक हमें OH माइनस देते हैं, जैसे कि NaOH है, जल या विलयन में घोलने पर NaAQOH माइनस AQ, AQ में इंटू से एक्वस सॉल्यूशन, जिसका मतलब है जलीय विलयन के अंदर। यानी कि देखें को KOH जो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड है वो K प्लस और OH माइनस आयन प्रदान करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2 पॉजिटिव OH। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अक्षारक जो है हमें OH माइनस आयन प्रदान करते हैं तथा अम्ल हमें H प्लस या फिर कह सकते हैं H3O प्लस आयन प्रदान करते हैं। अतः हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H प्लस और अक्षारक OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त करते हैं। देखिएगा, जैसे कि आपको पता है अम्ल हमें H प्लस देता है और अक्षारक हमें OH माइनस देता है। H और OH मिल करके HOH का मतलब है जल, यानी कि जल का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि अभिक्रिया दिखाई गई है HX जो है अम्ल का फॉर्मूला, X कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। MOH मतलब M मतलब मेटल है, धातु जिसको हम कहेंगे। M और X जो है मिलकर के लवण बना लेते हैं और HOH यानी कि अम्ल में से H और अक्षारक में से OH मिलकर के H2O यानी कि जल का निर्माण कर लेते हैं। जल में अम्ल या अक्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जब भी जल और अक्षारक को मिलाते हैं हम आपस में तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती हो या ऊष्मा का विमुक्त किया जाए, ऊष्मा बाहर निकले, जो भी अपने में से ऊष्मा को उत्सर्जित करे उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जब जल और अक्षारक या जल और अम्ल को हम मिलाते हैं तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को दर्शाता है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। जब भी हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल हो या सांद्र अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक, सांद्र मतलब जिसमें कोई भी पानी ना मिला हो या फिर ना के बराबर हो, थोड़ा बहुत मिला हो, तो उसमें जब भी हम पानी को मिलाते हैं हमेशा सावधानी से मिलाना चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ध्यान रहे, जल में मिलाना चाहिए, न कि अम्ल को मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ जा सकता है। अगर आप सांद्र अम्ल में जल मिलाएंगे, सांद्र अम्ल में यानी कि अम्ल में यदि आप पानी डालोगे तो उसके कारण से जो मिश्रण है आपका अस्फलित यानी कि वो बाहर निकल जाएगा सारा का सारा, और आपके मिलाते हुए हाथ पैर के ऊपर या फिर शरीर के ऊपर भी पड़ सकता है। इसलिए हमेशा हमें अम्ल में जल मिलाना चाहिए तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र यानी कि जो भी आप बर्तन ले रहे थे वो भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन यानी कि डिब्बा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी का चिन्ह प्रदर्शित किया, मतलब जो चेतावनी का जो चिन्ह है वो दिखाया जाता है। ध्यान दीजिए, जल में अम्ल या अक्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस आयन प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। देखिएगा, जब भी जल में हम अम्ल या अक्षारक मिलाएंगे तो उसमें अम्ल में H प्लस आयन यानी कि H3O प्लस आयन और अक्षारक में OH माइनस आयन, तो वो आयनों की प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। आयतन में कमी का मतलब पहले 1 लीटर में मान लीजिएगा H3O प्लस 100 आयन थे, जब आपने जल मिला दिया तो फिर वो 1 लीटर में 100 की बजाय 60 रह जाएंगे या 50 रह जाएंगे, तो जिसका मतलब प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तनुकरण का मतलब है कि हमें उसको डाइल्यूट करना है, यानी कि जल का मिलाना तनुकरण कहलाता है। एवं अम्ल अक्षारक तनुकृत होते हैं। ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको नोट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और इनके जवाब दीजिएगा इससे संबंधित। और जो बच्चा वीडियो को देखे साथ में अपना नाम कमेंट बॉक्स में डाल करके भेजें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।